आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्कार, आर्ट्स पाठशाला में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी का सीरीज चला रहे हैं क्लास 12 का। तो अभी तक 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया है। तीसरा चैप्टर आज हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन। और आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि ज्योग्राफी का जितना भी चैप्टर है उसका मैं क्रक्स निकाल करके आपको रोज भेज दिया करूंगा ताकि आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा और जो आपका एग्जाम है उसमें आपको ये बहुत मदद करेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो आने वाला एग्जाम है चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो या बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। 5 से 7 मिनट के टाइम में आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा। बाकी और भी सब्जेक्ट मैं अदर सर से डलवाऊंगा, कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैं डलवा दूंगा। और जैसा कि आपको पहले भी पता है कि आर्ट्स पाठशाला एक ऑफलाइन संस्था के रूप में अभी पटना में काम कर रही है और इसका जो लोकेशन है वो है शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी में है। और वहाँ पर 11th 12th और ग्रेजुएशन का बैच चलाया जा रहा है। जो बच्चे 12th में भी गए हैं 11th पास करके, या 11th जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं उन्हें 12th अगर पढ़ने की ज़रूरत है तो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, बच्चा जरूर संपर्क करेंगे। एक अच्छे टीम के साथ, एक अच्छे नोट्स के साथ, एक अच्छे गाइड के साथ हमारी टीम काम कर रही है। आप ज़रूर हमें एक और मौका दें। आप सब जो बच्चे जहाँ जहाँ भी हैं एक मौका दीजिए ताकि हम आपको एक अच्छा गाइडलाइन दे सकें। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर है पॉपुलेशन कंपोजिशन, जिसका हिंदी में नाम होता है जनसंख्या संरचना। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चे भी जरूर देखा करें। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग जनसंख्या संरचना। देखिए, पॉपुलेशन कंपोजिशन जो होता है ना, ये रेफर किसको करता है पता है? कहा जाता है कि ये रेफर्स करता है जो पीपल है, जो पॉपुलेशन है, उनके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी उनकी जो विशेषता है, उस विशेषता को अलग अलग तरीके से बताने का ये एक तरीका होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। जैसे अब उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग सेक्स कंपोजिशन का बात करते हैं, एज स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं, लिटरेसी का बात कर लेते हैं। तो यानी ओवरऑल इन सारे बेस पे हम पॉपुलेशन को जो कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलते हैं, जनसंख्या संरचना बोलते हैं। सबसे पहला इसमें आपका जो टॉपिक है वो है सेक्स रेशियो या सेक्स कंपोजिशन जिसको बोलते हैं। सेक्स कंपोजिशन इज जस्ट लाइक, आप समझिए, सेक्स रेशियो। इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब मेल और फीमेल की संख्या कितनी है, उन दोनों के बीच का रेशियो कितना है। मेल 1000 मेल पे फीमेल कितने हैं, 1000 फीमेल पे मेल कितने हैं, इस बेस पे हम इसको कंसिडर करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है मेल बाय फीमेल इंटू 100, कहीं कहीं 1000 भी हो जाता है। फिर अगर मान लीजिए फीमेल का देखना तो फीमेल बाय मेल इंटू 100 होता है। इसी को हम लोग सेक्स रेशियो के नाम से भी जानते हैं। दुनिया में अगर आप देखिएगा तो सबसे अधिक सेक्स रेशियो के मामले में, मतलब जहां पर मेल की संख्या से फीमेल की संख्या ज्यादा हो, एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, कॉन्टिनेंट में एक कंट्री जिसका नाम है लताविया, एक कंट्री है लतीविया, वहां पर है। सबसे कम का अगर बात करेगा आपको तो सबसे कम जो है वो है यूएई में, वो सबसे ज्यादा कम है। लताविया में लगभग अगर आप 1000 मेल लेते हैं तो उसमें लगभग फीमेल की संख्या 1187 है, 1187 है। जबकि फीमेल का बात करेंगे तो लगभग लोग यहाँ पे 1000 मेल पे फीमेल की संख्या 487 है। तो बहुत बड़ा गैप है। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पर वुमेन को ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता होगा। यानी सेक्स कंपोजिशन से, लिटरेसी रेट से, सोसाइटी के बारे में, उस सोशल जो वहां पर स्ट्रक्चर है उसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है कि कहीं ना कहीं वहां पर वुमेन को लेकर के लोगों का क्या सोच है, उसके बारे में पता चलता है। जहां भी सेक्स कंपोजिशन थोड़ा आपको ज्यादा ये गैप देखने को मिलेगा, मतलब वुमेन को वहां ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। लगभग कहा जाता है कि दुनिया के लगभग 72 देश ऐसे हैं जहां पर वुमेन के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस माने जाते हैं। तो इसमें आपको ये समझना था। क्लियर हो गया होगा शायद। दूसरा पॉइंट में हम लोग आते हैं तो वो है एज स्ट्रक्चर्स। एज स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या हो गया कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो लोग होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि उनके वर्क के नेचर के बेस पे, उनके डिपेंडेंसी के बेस पे हम क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई कर देते हैं।
तो टोटल इसका जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ये 3 भागों में करते हैं। एज स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा जाता है। एक चिल्ड्रन एज होता है, एक एडल्ट एज होता है, इसी को वर्किंग एज भी बोलते हैं, और एक एजेड एज होता है। तीनों में क्या अंतर होता है? चिल्ड्रन एज 0 to 15 मतलब 15 ईयर के अंदर तक को चिल्ड्रन एज में रखते हैं। 15 से ले लीजिए आप, 16 से ले लीजिए, 59 तक को हम लोग वर्किंग एज वाले में रखते हैं, और 60 से लेकर के जो भी बच गए वो एजेड एज में चले जाते हैं। अब एडल्ट एज वाले जो होते हैं, वर्किंग एज वाले जो होते हैं, ये वर्किंग एज वाले ही कहीं ना कहीं पूरे देश को चला रहे होते हैं, यानी पूरी देश की इकोनॉमी इन पर डिपेंड कर जाती है। कहिएगा कैसे? क्योंकि जितना एडल्ट एज की संख्या होगी, जितना वर्किंग एज की संख्या ज्यादा होगी, या ज्यादा हो या कम, जो भी आप समझे, जितना होगा उतना कंट्री का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि काम करने वाली संख्या में यही लोग होते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जितने भी हैं, चाहे वो चिल्ड्रन एज हो या एजेड एज वाले हो, ये दोनों के दोनों निर्भर होते हैं, इन्हीं पे निर्भर होते हैं। चिल्ड्रन वाले भी डिपेंडेंट होते हैं एडल्ट पे, और एजेड वाले भी डिपेंडेंट होते हैं किस पे? एडल्ट पे। तो इससे ये पता चलता है कि किस देश में कितने ग्रुप के लोगों की संख्या है, चाइल्ड एज कितना है, एजेड एज कितना है, और वर्किंग एज कितना है। तो जिस भी देश में वर्किंग एज ज्यादा होगा, समझिए उसका डेवलपमेंट ज्यादा होता है। एक्सेप्शन में इंडिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग एज ज्यादा होने के बावजूद भी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वर्किंग एज वाले लोगों के पास उतनी बेहतर रोजगार की सुविधा नहीं है, उनके पास उतना बेहतर एक गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके नहीं दिया जाता है जिससे वो अपना काम स्मूथली कर सके। इसकी वजह से थोड़ा सा कंडीशन खराब है। अदरवाइज एजेड एज जहां पर वर्किंग एज जहां पर ज्यादा होगा, वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा होता है। अब बात करते हैं एज सेक्स पिरामिड का। एज सेक्स पिरामिड का मतलब ये होता है कि मेल फीमेल, है ना, उनके बीच में ये गैप मतलब क्या? चिल्ड्रन एज, एजेड, वर्किंग एज और एजेड एज की संख्या कितनी है, उस बेस पे हम इसको बांटते हैं। तो 3 तरीके का हमें पिरामिड दिखता है। एक पिरामिड दिखता है एक्सपेंडिंग पिरामिड्स, एक दिखता है कांस्टेंट पिरामिड्स, एक दिखता है डिक्लाइन पिरामिड्स। एक्सपेंडिंग पिरामिड मतलब उसका जो चौड़ाई होगा वो ज्यादा होगा, मतलब नीचे बर्थ रेट उसका बहुत ज्यादा। अच्छा, इससे बर्थ रेट और डेथ रेट का भी पता चलता है, यानी बर्थ रेट ज्यादा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेथ रेट भी ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ कोनिकल शेप जैसा आपको दिख जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, आपको ये दिख रहा होगा। यानी यूं समझिए कि ये बर्थ रेट है, या इधर वाला मेल जो रेड कलर दिख रहा होगा वो मेल के लिए है, जो इधर ब्लैक कलर हमने दिखाया वो फीमेल के लिए दिखाया है। अब मेल और फीमेल दोनों का जो यहाँ पर ना बर्थ रेट है, इसको कुछ ऐसा समझा रहे हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई है, याद रखिएगा, बर्थ रेट भी हाई है। और साथ ही साथ देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, यानी कि ये एज दिखा रहा है, ये जैसे ऊपर जा रहा है ना एज दिखा रहा है। अब बताइए एजेड एज की संख्या बहुत कम हो जा रही है, तो इसका मतलब बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज आप कह सकते हैं कि बेहतर नहीं है। इस वजह से ये बहुत गरीब देश हो जाते हैं, चाहे युगांडा, नाइजीरिया, है ना। आप इन सारे कंट्रियों को देखते उठा करके अगर आप देखिएगा, युगांडा जैसे कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में, सब में, तो आपको ऐसा ही कुछ पिरामिड देखने को मिलेगा। दूसरा पिरामिड होता है कांस्टेंट हो जाती है, जहां पर बर्थ रेट डेथ रेट लगभग बराबर हो जाता है ना, यानी जितना बर्थ रेट लगभग उतना ही डेथ रेट होता है। तो पॉपुलेशन में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे आपको ये पिरामिड ये पिरामिड आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए बर्थ रेट डेथ रेट लगभग, जितना बर्थ रेट है लगभग उतना ही डेथ रेट है, मतलब जितने जन्म लिए लगभग उतने ऊपर तक जा रहे हैं। अब कहिएगा इतना यहाँ ज्यादा क्यों है? अब सवाल आता है यहाँ ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि याद होगा पहले जो था ना, ये पहले जो रहा होगा, यानी ये हो गया आपका मान लीजिए 10 साल तक का एज का, ये हो गया 20 साल तक के एज का, ये हो गया 30 साल के एज का, यानी 40-50 साल के पहले के जो लोग होंगे ना, उस समय इसका मतलब बर्थ रेट ज्यादा रहा होगा, है ना। अब वो धीरे धीरे क्या कर लिया, बर्थ रेट को कम कर लिया, कंट्रोल कर लिया, बर्थ डेथ दोनों को कंट्रोल कर लिया। यानी यहाँ पे बर्थ और डेथ रेट दोनों लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। इसका एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया माना जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन पूछता है ये बहुत वीवीआई, याद रखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कांस्टेंट के लिए वो कौन है, तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। फिर उसके बाद आता है डिक्लाइन पॉपुलेशन। डिक्लाइन मतलब क्या हो गया कि पहले बहुत ज्यादा आबादी रहा होगा, अब कम हो गया होगा, यानी अब बर्थ रेट कम गया होगा। आप समझ गए होंगे, आप शायद बर्थ रेट कम गया होगा, पहले आबादी बहुत ज्यादा रहा होगा, तो कुछ ऐसा शेप आपको देखने को मिल जाएगा, यानी बर्थ रेट बहुत ज्यादा कम हो गई। ये कुछ ज्यादा चौड़ाई भी दिख रहा होगा आपको, बर्थ रेट समझ लीजिए बहुत कम हो गया होगा, और पहले आबादी बहुत ज्यादा रही होगी। इसका एग्जाम्पल आपको जापान हो गया, चाइना हो गया, जिसने बर्थ रेट को बहुत कम कर लिया। तो शायद आप पिरामिड भी समझ गए होंगे।
अब हम बात करते हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन का। रूरल अर्बन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है वो? तो रूरल अर्बन कंपोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों में से कितने लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं और कितने रूरल एरिया में रह रहे हैं। समझ में गया होंगे आप? रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच का कंपोजिशन क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूरल अर्बन कंपोजिशन बोलते हैं। अगर आप इसको वर्ल्ड के बेस पे समझिएगा, दुनिया के बेस पे इसको समझिएगा, तो अभी भी समझ लीजिए बुआ कि लगभग लगभग 56% पॉपुलेशन अभी अर्बन एरिया में है और लगभग 46% पॉपुलेशन जो है वो आपको रूरल एरिया में। भारत के केस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। भारत में अभी भी लगभग 68% के आसपास अगर आप इसको देखिएगा तो लोग रूरल एरिया में हैं और लगभग 30% के आसपास, 31% के आसपास जो है वो अर्बन एरिया में है। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो। इस बेस पे आप डेवलपमेंट को भी मेजर कर सकते हैं, यानी जहाँ पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगा वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा होगा। समझ में आ रहा होगा? जहाँ पर अर्बनाइजेशन कम होगा वहाँ डेवलपमेंट कम हो रहा होगा। तो भारत में डेवलपिंग कंट्री चूंकि हो जाता है तो इस कंडीशन में भारत थोड़ा सा भी पीछे है। तो यहाँ भी थोड़ा सा आप इस डेटा के माध्यम से समझ सकते हैं कि दुनिया में 56% लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं, 46% रूरल एरिया में रह रहे हैं। धीरे 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 ये फेज बदल रहा है। भारत के लिए भी ये फेज बदल रहा है क्योंकि भारत के लिए भी बहुत अच्छा चीज है कि अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब बात कर लेते हैं एक टॉपिक और लिटरेसी से। लिटरेसी से क्या बात? अच्छा एक और बात, थोड़ा सा एक और, रूरल और अर्बन में डिफरेंस क्या हो जाता है? तो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं ना, उनका मेन जो ऑक्यूपेशन होता है वो प्राइमरी होता है, प्राइमरी एक्टिविटी पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। जैसे फार्मिंग हो गया है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया है ना, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब रूरल एरिया का। और मैक्सिमम लोग नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में जहां पे डिपेंडेंट होंगे वो हो जाता है अर्बन एरिया। तो वर्क के बेस पे आप क्लासिफाई कर लीजिएगा इसको। लिटरेसी तो समझते ही होंगे, साक्षरता जिसको बोला जाता है। जिस भी देश की जितनी ज्यादा साक्षरता दर होगी उसका विकास उतना ज्यादा होगा। जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, लोगों की सोचने की शक्ति उतनी बेहतर होगी और जो लोग जितना बेहतर सोचेंगे उनका काम भी उतना बेहतर होगा। तो लिटरेसी रेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, याद रखिएगा। जिस भी देश का आज रैंक बेहतर हुआ है या जिस भी देश को आज डेवलप आप कह रहे हैं उसका लिटरेसी रेट अगर आप उठा के देखिएगा तो आपको 100% लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा। भारत का लिटरेसी रेट हम लोग देखते हैं तो लगभग अभी भी 74-75 के आसपास में है। नया डेटा आता है तो इंतजार करते हैं हम लोग। तो लिटरेसी रेट जैसे जैसे बढ़ेगा ऑटोमेटिक हर कंडीशन सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक हर कंडीशन सही हो जाएगा। तो लिटरेसी रेट से पता चलता है क्या होगा। अब लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो लोग देश में रह रहे हो या क्षेत्र में रह रहे हो उनके बीच काम को लेकर के कौन कौन सा डिफरेंस है। तो आपको पता होगा 3 एक्टिविटी होता है, बहुत बढ़िया से आप सब जानते होंगे। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्शियरी होता है। प्राइमरी मतलब जिसको आप एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी आप जानते हैं, सेकेंडरी को आप इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं और टर्शियरी को आप सर्विस के नाम से भी जानते हैं। तो जिस देश में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी ज्यादा, समझ आइए थोड़ा सा डेवलप कंट्री नहीं होगा, डेवलपिंग या डेवलप होगा। सेकेंडरी और टर्शियरी पे डिपेंडेंसी बढ़ गया मतलब कंट्री डेवलपमेंट के साइन के रूप में आ जाएगा। तो ये भी इस बेस पे भी हम लोग डेवलपिंग और डेवलपमेंट को मेजर कर लेते हैं। तो ओवरऑल आपका इतना टॉपिक था पॉपुलेशन कंपोजिशन में। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी आप एक बार किताब उलट करके देख लीजिएगा, आपको और बेहतर तरीके से पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। बाकी फिर अगले वीडियो में हम लोग चौथे चैप्टर को लेकर के आएंगे। और जो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको सही लगा वीडियो, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हमें नॉलेज मिला, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमें थोड़ा सा और ज़्यादा हौसला मिलेगा। वैसे वीडियो तो मैं लाता ही रहूँगा, ठीक है। और अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो कुछ और बड़े लेवल पे काम होगा। तो बाकी फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।